तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के एग्जाम में हर साल पूछ दिए जाते हैं। इनमें से एक दो टॉपिक हर साल पूछ दिए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये करा दिया। ठीक, इनकी परिभाषा पूछ देता है, इन पर टिप्पणी पूछ देता है और 2 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या होता है या फिर कैसे होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इनके बारे में आज पांचों क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानेंगे। शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं जानेंगे, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर और टिप्पणी में आता है। 3 नंबर तक इसकी टिप्पणी पूछ दी जाती है, इतने तक ही रहते हैं, लॉन्ग फॉर्म में नहीं आते हैं। ठीक, तो इनके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो उनमें से जो आपका पहला प्रश्न है वो है IUCN। ये एक संस्था होती है जिस संस्था ने रेड डाटा बुक जारी किया था। तो इसी के बारे में आपको लिखने के बोल देगा कि रेड डाटा बुक क्या होता है और IUCN के बारे में लिखिए। ठीक, तो उसी के बारे में आपको लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा कि वन्य जीवों की विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है। यानी कि जो वन्य जीव है वो कई सारे वन्य जीव हैं जो शिकार के कारण विलुप्त होते चले जा रहे हैं। यानी कि मानवीय जो शिकार है और जो मांसाहारी जीवों का शिकार है उसके कारण कई सारी जो जनजातियां हैं यानी कि जीव है वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। उन्हीं को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी जो आपकी संस्थाएं हैं वो कार्यरत है। IUCN उनमें से एक संस्था है। ये जो IUCN है उन्हीं में से एक संस्था है। IUCN अपने प्रकार की एक पहली संस्था है। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। यानी कि ये जो संस्था है इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मोरगस स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी कि जो इसका मेन मुख्यालय है ये मोरगस स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्य कार्यालय बोले या फिर मुख्यालय बोले, ठीक, ये मोरगस स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी कई सारी संस्थाएं अनेकों देशों में है। संस्थाएं तो हर देश में है लगभग, और लेकिन इसका जो मुख्य कार्यालय है वो मोरगस स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN हर तीसरे वर्ष एक सम्मेलन आयोजित करती है। यह संस्था 1963 से जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। यानी कि 1963 से इस जो संस्था थी उसने जीव जंतुओं की कई सारी प्रजातियों के संबंधित एक बुक जारी की, जिस बुक का नाम दिया गया रेड डाटा बुक। उस बुक में क्या होता है, जो आपकी जो प्रजातियां हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो जीवित प्रजातियां हैं और जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं उनके बारे में भी बताया जाता है, और जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। तो इन सभी प्रजातियों के बारे में बताया जाता है। ठीक, आगे दिया हुआ है कि इस संस्थान ने संसार भर के सभी जीव जातियों को 9 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया था। यानी कि जो संस्था थी इसने संसार भर में सभी जीव जंतुओं को 9 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया गया है। ये वर्ग आपके बुक में दिए हुए हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, वरना हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है रेड डाटा बुक का, वो आप जाकर देखेंगे तो उसमें इसके वर्ग भी दिए हुए हैं। हमने आपको टिप्पणी के हिसाब से पढ़ाया है कि ये आपका 1 से 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक, वो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, इस पर विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको पूरा 1 से 1.5 पेज का करना होगा। उसमें वर्गों के बारे में भी लिखना होता है और रेड डाटा बुक के प्रमुख उपयोग भी लिखने होते हैं। ठीक, तो वो आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, रेड डाटा बुक बाई हमारे चैनल का नाम डालेंगे आगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अतिदोहन क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल आपके एग्जाम में अतिदोहन पर टिप्पणी पूछ दी जाती है। ठीक, अतिदोहन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है। आप कंसॉर्ट का किसी भी सन का सेट उठाकर देखेंगे, यानी कि किसी भी सन में देखेंगे अतिदोहन पर टिप्पणी जरूर पूछी गई है। सातों सेट में से 2 या 1 सेट में अतिदोहन पर टिप्पणी जरूर पूछी जाती है, हर साल पूछी जाती है। ठीक, तो इसे भी देख लेते हैं। तो अतिदोहन में हमें दिया हुआ है कि अतिदोहन में किसी जीव की समष्टि को इतनी तेजी से दोहन किया जाता है कि समष्टि का आकार कम हो जाता है। अब यहाँ पे समष्टि क्या है, समष्टि जो होता है जीवों का झुंड होता है, उसी को समष्टि बोलना है। ठीक, अतिदोहन यहाँ पे उसका दोहन करना है, यानी कि उसे समाप्त करना। इतनी तेजी से दोहन किया जाता है, इतनी तेजी से समाप्त किया जाता है कि समष्टि का आकार कम हो जाता है, यानी कि उनके जो झुंड है उनके आकार कम होते चले जाते हैं और उस पर आश्रित प्रजातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। यानी कि उस पर जो आश्रित प्रजातियां हैं वो भी कई सारी प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी। जैसे कोई बड़ा जीव है उस पर कई सारी प्रजातियां आश्रित होती हैं, छोटे उनके शरीर पर रहने वाले कीड़े और कई सारे
पक्षी भी बड़े जीव पर आश्रित होते हैं। जो मांसाहारी पक्षी होते हैं वो बड़े जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक। तो वो विलुप्त होने लगते हैं, उनके कारण वो भी विलुप्त होने लगते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि मनुष्य के लालच के कारण अनेक जीव विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि मनुष्य के लालच के कारण जो अनेक जीवों की समस्या थी वो विलुप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है और अन्य विलुप्त होने के कगार पर। और कई सारी जो प्रजातियां हैं जीवों की, वो विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे भारतीय मेंढक, एक सींग वाला गैंडा और अनेक प्रकार की मछलियां अतिदोहन की ही मार झेल रही है। यानी कि जो भारतीय मेंढक है वो भी अतिदोहन का मार झेल रहा है। एक सींग वाला जो गैंडा है वो भी अतिदोहन का मार झेल रहा है। एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो कम बचे हैं अपने देश में, ठीक। और अनेक प्रकार की कई सारी मछलियां होती हैं वो भी अतिदोहन की ही मार झेल रही है। मछलियों पे कई सारे जीव आश्रित होते हैं, ठीक। तो उन वो आश्रित जब मछलियां ही नहीं रहेंगी तो आश्रित उन पर जो आश्रित जीव होंगे वो भी विलुप्त होने लगेंगी। तो यही आपका अतिदोहन टॉपिक होता है। अतिदोहन में आपसे टिप्पणी पूछेगा या फिर सीधे ही पूछ देगा अतिदोहन क्या है। तो आपको इतना लिख देना है, 2 से 3 नंबर या 1 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाएगा, तो आपको लिख देना है, ठीक। इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है अतिदोहन पर टिप्पणी, तो आपको लिख देना है इतना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, यानी कि टीके का निर्माण कैसे होता है। वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न दिया हुआ है जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर बार किसी ना किसी सेट में आ जाता है कि टीके का निर्माण कैसे होता है, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी सेट में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें आपको लिखना होगा, या फिर टीके के निर्माण पर टिप्पणी भी पूछ देता है, या फिर इस तरीके से पूछा कैसे होता है, ठीक। इसमें आपको लिखना होगा वैक्सीन या फिर टीका, टीके को ही वैक्सीन बोलते हैं। प्रायः कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यानी ये जो टीका है ये कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक प्रकार का पदार्थ होता है जो आपके शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यानी कि कई सारी बीमारियों से शरीर को बचाता है, लंबे समय तक भी बचाता है, कुछ क्षण के लिए भी बचाता है, ठीक। तो इसे टीका बोलते हैं। वास्तव में एक वैक्सीन एंटीजन का तैयार घोल होता है। यानी कि जो वैक्सीन होती है ये एंटीजन का तैयार एक प्रकार का घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराने पर विशेष प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एंटीजन का तैयार एक घोल होता है जो इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक। इसके प्रवेश कराने के बाद ये क्या करता है, विशेष प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है। यानी कि ये जीवाणुओं से निर्मित होता है। तो जीवाणु जो होंगे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके गुड बैक्टीरिया होंगे वो आपको मल्टीप्लाई अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कई सारे अपनी कॉपियां बनाएंगे, प्रतिरक्षियों को निर्माण करने में प्रेरित करता है। यही जो आपका एंटीजन होता है, ठीक। या फिर वैक्सीन बोले, प्रेरित करता है जो सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यानी कि ये सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध उत्पन्न करता है या फिर उसे बोले प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यही क्रिया टीकाकरण कहलाती है। यानी कि ये जो आपकी क्रिया है ये आपकी टीकाकरण प्रक्रिया कहलाती है। इतना भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप 1-2 लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। आगे आपको लिख देना होगा कि इसमें जीवित जीवाणुओं या विषाणुओं का प्रयोग करके घोल तैयार किया जाता है जो प्रतिजन युक्त होता है। यह वैक्सीन अच्छी मानी जाती है। यानी कि ये जो टीका बनाया जाता है इसमें क्या होता है, जीवाणुओं या विषाणुओं, जो गुड बैक्टीरिया और गुड विषाणु होते हैं उनका प्रयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है जो प्रतिजन युक्त होता है। और ये वैक्सीन जो होती है ये आपके शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक। इसका आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है जो 4 नंबर या 3 नंबर का पूछता है, तो वो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये हमने आपको 2 नंबर वाली टिप्पणी कराई हुई है, ये आपको टिप्पणी में लिख देना है। आप इतना भी लिख सकते हैं और आगे भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वरना आप किसी भी चैनल से टीके का निर्माण सर्च करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, क्राई प्रोटीन क्या होता है, ठीक। तो क्राई प्रोटीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका प्रश्न है वो आपका क्राई प्रोटीन है। हर बार किसी ना किसी सेट में आ जाता है। यानी कि अगर आपके
आपके 7 सेट होते हैं तो उनमें से 5 सेट में क्राई प्रोटीन जरूर पूछा जाता है। शॉर्ट में क्राई प्रोटीन या फिर वेरी शॉर्ट में क्राई प्रोटीन जरूर पूछी जाती है। अगर वेरी शॉर्ट में पूछे तो आपको कितना लिखना होगा, शॉर्ट में पूछे तो आपको कितना लिखना होगा, ठीक। तो वो हम दोनों बता देंगे। तो इसमें आपको लिखना होगा बैसिलस थ्यूरेंजियोसिस, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है द्वारा एक विशेष अवस्था में विष प्रोटीन के क्रिस्टल बनते हैं। यानी कि बैसिलस थ्यूरेंजियोसिस जीवाणु जो होता है इसके द्वारा एक विशेष अवस्था में विष प्रोटीन के क्रिस्टल बनते हैं। यह विषैली प्रोटीन असक्रिय रूप से पाई जाती है। इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है। यानी कि अगर आपको वेरी शॉर्ट में लिखना है तो आपको इतना लिख देना है, बैसिलस थ्यूरेंजियोसिस जीवाणु द्वारा एक विशेष अवस्था में विष प्रोटीन के क्रिस्टल बनते हैं या विषैली प्रोटीन असक्रिय रूप में पाई जाती है। इस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहा जाता है। इतना आप वेरी शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछे या फिर 2 या 3 नंबर में पूछे तो आपको थोड़ा बढ़ा देना है। आगे आपको लिखना है कि इसे सी से लिखा जाता है। इस प्रोटीन को कोड करने वाली जीन को जीवाई भी कहा जाता है। यानी कि इस प्रोटीन को कोड करने वाली जो जीन होती है उसे जीवाई भी कहा जाता है, लेकिन इसे सी से तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। यानी कि इसे सी तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। कीटों के द्वारा इस प्रोटीन के भक्षण के बाद कीटों की आहारनाल क्षारीय पीएच के कारण यह प्रोटीन सक्रिय हो जाती है और कीट की छोटी आंत की कोशिकाएं फूलकर फट जाती है और कीट मर जाता है। ये जो बैसिलस थ्यूरेंजियोसिस होता है ये आपका बीटी फसलों में इंजेक्ट कराया जाता है। और बीटी फसलें जब आपकी बड़ी होंगी तो उसका कोई भी टुकड़ा अगर कोई जीव खा लेगा तो उसमें ये क्राई प्रोटीन होता है, ठीक। क्राई प्रोटीन होता है असक्रिय रूप में। जब वो कीट उसे खा लेगा तो वो आहार नाल में उसका टुकड़ा जाएगा जो कि क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय होने के बाद जो क्राई प्रोटीन होती है वो सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के बाद कीट की जो छोटी आंत होती है उसकी कोशिकाएं फूलने लगती हैं। फूलने के बाद कुछ ही क्षण के बाद वो कीट की कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो बैसिलस थ्यूरेंजियोसिस जीवाणु को इंसेक्ट कराया जाता है ये सबसे ज्यादा फायदा करता है किसानों के लिए, क्योंकि इसमें किसानों की फसल में लगने वाले कीड़े जो होते हैं वो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। केवल ये कीड़ों पर इफेक्टिव होता है और किसी जीव जंतु पर इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका क्राई प्रोटीन हो जाएगा। अगर आपसे क्राई प्रोटीन की टिप्पणी पूछे तो आपको यही लिख देना है। 1 नंबर में पूछता है तो आपको इतना लिख देना है। 2 नंबर में पूछता है तो आपको पूरा लिख देना है। टिप्पणी अगर 3 नंबर में आ जाती है तो आपको पूरा लिख देना है, ठीक। ज्यादा नहीं लिखना है, इतना ही लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी एक छोटी सी टिप्पणी आ जाती है पाश्चुरीकरण। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाती है कि पाश्चुरीकरण पर टिप्पणी लिखे, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि पाश्चुरीकरण क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न दिया हुआ है पाश्चुरीकरण की परिभाषा लिखिए। या फिर पूछ देगा कि पाश्चुरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। छोटा सा है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो इसमें आपको लिखना होगा दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या फिर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने से अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं। इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले लुईस पाश्चर ने किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूध होता है उसको इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 30 मिनट तक लगातार गर्म करेंगे, और जो इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 15 मिनट तक गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद उसे शीघ्रता से किसी भी प्रकार से ठंडा करके कर लिया जाता है। ठंडा करने पर जो उसमें जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। जल्दी से ठंडा करने पर उसमें जो जीवाणु होते हैं मर जाते हैं। इसी प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण बोला जाता है। ये आपका ऑप्शनल में भी आ जाता है कि इसका प्रयोग पाश्चुरीकरण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये आपका ऑप्शनल में और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसकी टिप्पणी आ जाए तो भी आपको इतना ही लिखना है, 2 नंबर में आ जाए तब भी आपको इतना ही लिखना है। अगर 1 नंबर में आ जाए तो यही पूछेगा पाश्चुरीकरण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको लुईस पाश्चर लिख देना है। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। हम एक एक को आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको बेहतर ढंग से एक दो बार पढ़ के रफ कॉपी में आप बिना देखे लिखेंगे, आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, तो बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया है उसका भी स्क्रीनशॉट करें। अब जो पीछे आपका टीकाकरण दिया हो उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिए देते हैं।
अब आप यहाँ पे टीके का निर्माण इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पॉइंट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे आपका क्राई प्रोटीन दिया हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। यहाँ पे इसकी एक लाइन बच गई, उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है उसको आप भी आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अब आप यहाँ पे स्पष्टीकरण का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर जो हमने बायोलॉजी के पढ़ाए हुए हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उनमें से 2 या 3 अंतर आपके एग्जाम में जरूर फंस जाते हैं, क्योंकि वही अंतर आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहे। उन्हीं 5 या 6 में से हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले अंतर थे वही हमने आपको कराए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इनमें से 2 या 1 परिभाषा जरूर आपके एग्जाम में फंस जाएगी, तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।